वार्निंग, इस वीडियो में बताई जाने वाली बातें आपको विचलित कर सकती हैं। इसीलिए अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप इस वीडियो से दूर ही रहें। पर अगर फिर भी आपने अपना मन बना ही लिया है तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। स्वागत है इस केस ऑफ क्राइम की दुनिया में। सबसे पहले तो सॉरी, मैं वीडियोस जल्दी नहीं ला पा रहा हूँ। मुझे हर वीडियो अपलोड करने में लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा का समय लग जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। मुझे इसका कारण भी पता है और वो है सेल्फ डाउट। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से वो बॉन्ड नहीं बना पा रहा हूँ और ना ही अपनी कहानियों में वो सस्पेंस, वो मिस्ट्री क्रिएट कर पा रहा हूँ, और ये सोच मेरे काम को और भी ज़्यादा धीमा करती जा रही है। तो इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड कर सकूँ। तो वापस आते हैं अपनी आज की कहानी पे। आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जिसने ना सिर्फ एक एरिया को बल्कि एक पूरे के पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इस केस को लेकर लोगों के बीच इतना गुस्सा था कि लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस देश के कानून को ही बदलने की मांग करने लगे थे। ये कहानी फिलीपींस से है। फिलीपींस में एक शहर है लापू लापू नाम का, जिसके पास ही एक छोटा सा गाँव है मैकटन। इसी मैकटन गाँव में एक 16 साल की लड़की क्रिस्टीन ली अपनी माँ के साथ रहा करती थी। हालांकि क्रिस्टीन के पिता भी थे, मगर जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके माँ बाप के बीच डिवोर्स हो चुका था, जिससे वो अब उनके साथ नहीं रहते थे। इस घर की पूरी जिम्मेदारी क्रिस्टीन की माँ ल्यूड्रेस सिलावन और उनकी बड़ी बेटी यानी कि क्रिस्टीन की बड़ी बहन ल्यूसिलिन सिलावन पर थी, और वो दोनों जैसे तैसे करके इस परिवार को मैनेज कर रहे थे। क्रिस्टीन, जो कि एक 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट थी, वो शुरू से ही शांत और खुश मिजाज वाली लड़की थी और वो हमेशा सभी से बहुत अच्छे से पेश आती थी, जिससे कि उसके आस पड़ोस के जितने भी लोग थे वो भी उसे अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। पढ़ने लिखने के अलावा क्रिस्टीन को लोगों की मदद करना काफ़ी पसंद था, जिसके लिए वो डेली पास ही में बने चर्च जाकर वहाँ पर लोगों की हेल्प करती थी। एंड लाइक दिस हर लाइफ वॉज गोइंग वेरी काम एंड नॉर्मल। मगर तभी तारीख आती है 10 मार्च 2019 और उस दिन संडे था। हर दिन की तरह ही क्रिस्टीन अपना सारा काम खत्म करके चर्च जाने के लिए रेडी होती है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि वो बहुत ही काम और ओबीडियंट लड़की थी, तो वो कभी भी अपनी माँ को बिना बताए या उनकी परमिशन के बिना कहीं भी नहीं जाती थी। तो हर दिन की तरह ही क्रिस्टीन अपनी माँ से चर्च जाने की परमिशन मांगती है और उसकी माँ उसे हाँ भी कर देती है, मगर साथ में ही वो कहती है कि क्रिस्टीन आज घर थोड़ा जल्दी आ जाना। करीब शाम 4 बजे के आसपास क्रिस्टीन चर्च जाने के लिए अपने घर से निकलती है। अब अमूमन वो जब भी चर्च जाती थी तो वो 1 से 1.5 घंटे में वापस आ जाया करती थी, मगर उस दिन शाम के 6 बज जाते हैं पर क्रिस्टीन वापस नहीं आती। अब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, तो उसकी माँ को थोड़ी चिंता होती है, पर फिर वो ये सोचकर कि शायद चर्च से निकलने में उसे थोड़ी देर हो गई होगी या फिर रास्ते में वो अपनी किन्हीं दोस्तों से बातें करने लगी होगी, तो वो कुछ देर और उसका इंतज़ार करने का फैसला करती है। पर फिर 6 से 7 बजते हैं और 7 से 8, मगर क्रिस्टीन घर नहीं पहुंचती। अब उसकी माँ घबरा जाती है। वो तुरंत उस चर्च जाती है और जब वो वहाँ के लोगों से क्रिस्टीन के बारे में पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि वो तो चर्च से 6 बजे ही निकल चुकी है। ये सुनकर उसकी माँ की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि आखिर क्रिस्टीन कहाँ चली गई। ये पता चलते ही क्रिस्टीन की माँ पैनिक हो जाती है। वो तुरंत अपने एरिया के पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर अपनी बेटी के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखाती है। कंप्लेंट लिखाने के बाद पुलिस भी उसे ढूंढना शुरू करती है। अब तक क्रिस्टीन के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी ये बात पता चल चुकी थी कि वो गायब है, और उन लोगों ने भी पुलिस के साथ मिलकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया था। एक 16 साल की बच्ची का यूं ही अचानक से गायब हो जाना, ये सोचकर ही मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। तो ज़रा सोचो कि उसकी माँ का क्या हाल हो रहा होगा। वो लोग क्रिस्टीन को हर जगह ढूंढ रहे थे, उसके घर के पास, उस चर्च के पास, उसके स्कूल के पास, मगर वो कहीं नहीं मिलती। अब ये रात बीत जाती है और अगला दिन आता है। अगली सुबह यानी कि 11 मार्च 2019 को पुलिस के पास एक फ़ोन आता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि कुछ लोगों की भीड़ एक मैदान में इकट्ठा हो रही है और धीरे धीरे वहाँ पर लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। ये जानकर पुलिस तुरंत उस मैदान पर पहुँचती है, जहाँ पर उन्हें अनग्न अवस्था में एक लड़की की लाश मिलती है। हाँ, वो लोगों की भीड़ वहाँ पर एक लाश देखने के लिए जमा हो रही थी। उस लाश को देखते ही पुलिस सबसे पहले वहां पर मौजूद लोगों की भीड़ को दूर हटने के लिए कहती है और फिर वहां पर क्रिस्टीन की मां को बुलाया जाता है, क्योंकि उन पुलिस वालों को ये लग रहा था कि हो सकता है ये लाश क्रिस्टीन की ही हो।
जब ल्यूड्रेस सिलावन उस मैदान पर पहुंचती हैं और जब उन्हें उस लड़की की लाश दिखाई जाती है तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते और उनके दुख का कोई ठिकाना नहीं बचता, क्योंकि वो लाश उनकी 16 साल की बेटी क्रिस्टीन ली सिलावन की ही थी। वो लाश क्रिस्टीन की होने के बावजूद भी ल्यूड्रेस उस लाश को ज्यादा देर तक देख नहीं पाती, क्योंकि उनकी बेटी का चेहरा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। पुलिस तुरंत उसकी डेड बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजती है, जिसके बाद जो बातें सामने आती हैं वो लोगों का दिल दहला देती हैं। क्रिस्टीन के पूरे चेहरे को तेजाब से नहलाया गया था और वो अपने मुंह से कोई भी आवाज ना निकाल सके, इसके लिए उसके गले के वॉइस बॉक्स को मार मार कर तोड़ दिया गया था। इसके साथ ही उसका दायां कान, उसके लंग्स, उसकी टंग यानी कि उसकी जीभ, ये सभी पार्ट्स भी उसके शरीर से मिसिंग थे, यानी इन पार्ट्स को उसके शरीर से निकाला गया था। उसकी लाश को पहचाना ना जा सके, इसके लिए उस किलर ने पहले क्रिस्टीन के चेहरे पर तेजाब डालकर उसे जलाया और फिर किसी धारदार ऑब्जेक्ट से उसके चेहरे की पूरी स्किन काट कर निकाल ली थी। अब क्योंकि उसके चेहरे की पूरी स्किन काट कर निकाल ली गई थी तो उसके चेहरे की सारी हड्डियां क्लियरली विजिबल थी, जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावना था, लाइक स्केलेटन मोमो चैलेंज इमेज। इन सभी बातों में सबसे डराने वाली चीज ये थी कि ऑटोप्सी में ये पता चला कि जब क्रिस्टीन के चेहरे पर एसिड डाला गया था और वहां की स्किन को रिमूव करा गया था तो ऑटोप्सी के मुताबिक क्रिस्टीन की सांसें उस वक्त चल रही थी, वो जिंदा थी। क्रिस्टीन के पूरे शरीर पर, उसके पेट से लेकर उसके हाथ, पैर, गर्दन, इन सभी जगहों पर कुल 30 से भी ज्यादा बार किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था और उसके कमर के नीचे एक भी कपड़ा नहीं था, जिसका साफ तौर पर यह मतलब था कि उसका शोषण किया गया है और आखिर में उसकी मौत गला दबाकर की गई है। एक 16 साल की लड़की जिसने अभी ठीक से दुनिया देखना शुरू भी नहीं किया था, उसके साथ उस किलर ने वो चीजें करी जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। इसके अलावा ऑटोप्सी में एक चीज और सामने आई और वो ये कि ये सब कुछ करते वक्त वो किलर ड्रग्स के नशे में चूर था। ऑटोप्सी रिपोर्ट के आने के बाद सभी के मन में बस एक ही सवाल था कि क्यों एक 16 साल की लड़की के साथ ऐसा किया गया, क्यों उसे इतनी बेरहमी से मारा गया। ये चीजें जानने के लिए क्रिस्टीन की डेड बॉडी को एक बार और ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है ताकि और ज्यादा डिटेल्स निकाली जा सके। उधर क्रिस्टीन की डेड बॉडी जिन लोगों को मिली थी उनमें से किसी ने उसकी तस्वीरें खींचकर उन्हें सोशल मीडिया पर डाल दिया और देखते ही देखते वो फोटोज पूरे फिलीपींस में वायरल हो गई। लोगों के बीच ये गुस्सा था कि एक 16 साल की लड़की के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इसीलिए लोगों ने क्रिस्टीन को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। जिन लोगों ने क्रिस्टीन की डेड बॉडी को देखा था उन्हें ये लग रहा था कि क्रिस्टीन की इस हालत के पीछे वो लोग हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं या वो जो इस तरह की ब्लैक मैजिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जिस तरह से क्रिस्टीन के शरीर से उसके बॉडी पार्ट्स गायब हुए थे उन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा था कि जैसे उस पर कोई रिचुअल परफॉर्म किया गया हो। उस किलर को पकड़ने के लिए पुलिस सबसे पहले अपने क्राइम रिकॉर्ड्स का डेटा चेक करती है, ये देखने के लिए कि क्या इस तरह का कोई भी मर्डर पास्ट में पहले कभी हुआ है। हैरानी की बात थी कि ठीक 11 महीने पहले उसी सिटी में जहां क्रिस्टीन रहा करती थी, ठीक वहीं पर एक 62 साल के आदमी का मर्डर हुआ था, जिसकी डेड बॉडी का डिस्क्रिप्शन हूबहू क्रिस्टीन की डेड बॉडी से मैच खाता था। मतलब दोनों मर्डर्स में किलर का किलिंग स्टाइल काफी हद तक सेम था। तो पुलिस को लगा कि जिस इंसान ने उस 62 साल के आदमी का मर्डर किया था उसी ने ही क्रिस्टीन की भी हत्या की होगी। अब पुलिस के पास एक सस्पेक्ट था, तो पुलिस उस आदमी की तलाश करना शुरू करती है और फिर 15 मार्च 2019 को, यानी कि क्रिस्टीन के मर्डर के सिर्फ 4 दिन बाद ही पुलिस उस कातिल को ढूंढ निकालती है। उस आदमी का नाम था जोनेस मार्टेल ब्यूनो और जैसा कि लोगों ने सोचा था, जोनेस एक ब्लैक मैजिक कम्युनिटी से भी बिलोंग करता था। तो पुलिस ये सोचकर कि जोनेस ही क्रिस्टीन का कातिल है, पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है और इस पूछताछ में जैसा कि लोगों ने सोचा था ठीक उसका उल्टा होता है। जोनेस ये तो कबूल लेता है कि उसने उस बूढ़े आदमी का मर्डर किया था, लेकिन वो बताता है कि क्रिस्टीन का मर्डर उसने नहीं किया और उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही वो बताता है कि जिस दिन क्रिस्टीन का मर्डर हुआ उस दिन वो उस शहर में मौजूद ही नहीं था, बल्कि वो तो किसी और ही शहर में था। पुलिस शॉक थी क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि उन्हें उनका मुजरिम मिल गया है और उनका ये केस यहीं पर सॉल्व हो जाएगा और हम क्रिस्टीन के कातिलों तक पहुंच जाएंगे। मगर जोनेस के इस बयान ने उन पुलिस वालों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। जब पुलिस जोनेस के इस बयान की तफ्तीश करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो सच बोल रहा है और मर्डर वाले दिन वो किसी और ही शहर में था, जिसे प्रूफ करने के लिए उसके पास गवाह भी थे।
अब जोनेस इस केस से तो बच जाता है, मगर उस 62 साल के आदमी का मर्डर करने के लिए उसे जेल में डाल दिया जाता है। और अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वापस उसी जगह पर आ जाती है जहां से वो शुरू हुई थी। पुलिस कैसे उस कातिल का पता लगाए ये सोच ही रही थी कि तभी उनमें से एक पुलिस वाले के दिमाग में एक ख्याल आता है जिससे उन्हें कुछ लीड मिल सकती थी। दरअसल पुलिस क्रिस्टीन का फोन चेक करना भूल गई थी, जिससे कि उन्हें थोड़ी मदद मिल सकती थी। तो पुलिस तुरंत उसके फोन को कस्टडी में लेती है और उसे चेक करना शुरू करती है। जब पुलिस उसके फोन को चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि जिस दिन क्रिस्टीन गायब हुई थी उस दिन उसके फेसबुक पर एक पर्टिकुलर अकाउंट से कई सारे मैसेजेस आए थे, जिन्हें कुछ समय बाद ही उस शख्स के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। जब पुलिस उस अकाउंट के बारे में पता लगाती है तो उन्हें पता चलता है कि वो अकाउंट क्रिस्टीन के एक्स बॉयफ्रेंड जॉन का है, जिससे कुछ दिनों पहले ही क्रिस्टीन का ब्रेकअप हुआ था। पुलिस तुरंत जॉन के घर का पता लगाती है और जैसे उसके घर का दरवाजा खटखटाती है, जॉन दरवाजा खोलता है और पुलिस को अपने सामने खड़ा देख वो डर जाता है। पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। इस पूछताछ के दौरान जॉन बार बार अपने बयान में एक ही चीज दोहरा रहा था कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है और उसने क्रिस्टीन को नहीं मारा है। अब जब पुलिस जॉन का ये बयान ले रही थी तभी उनके हाथ क्रिस्टीन का एक सीसीटीवी फुटेज लगता है। उस फुटेज में क्रिस्टीन चर्च से निकलने के बाद करीब 6:30 बजे कहीं जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन उस फुटेज में वो अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ एक टीनेज लड़का भी था जिसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। पुलिस जब उस कैमरे में दिख रहे लड़के की हाइट और उसके शेप को जॉन से कंपेयर करती है तो वो परफेक्टली मैच हो रहा था। इसके अलावा पुलिस को जॉन के कंधे पर कुछ घाव के निशान भी मिलते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हाल ही में उसे किसी ने नोचा हो। ऑन दी अदर हैंड जॉन की मां का ये कहना था कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है और उस शाम को वो क्रिस्टीन के साथ नहीं बल्कि अपने घर के पीछे अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। अब उसकी मां का ये स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट था उस सीसीटीवी फुटेज से। इसके अलावा कई आई विटनेसेस ने भी जॉन को क्रिस्टीन के साथ चलते या उसके पीछे जाते हुए देखा था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए पुलिस इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि जॉन ही वो किलर है। और फिर 8 दिन बाद यानी कि 19 मार्च 2019 को इस केस की इन्वेस्टिगेशन बंद करके पुलिस इस केस को क्लोज कर देती है। अब पुलिस के मुताबिक ये केस सॉल्व हो गया था, लेकिन तभी इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। क्रिस्टीन की डेड बॉडी को जिसे दोबारा ऑटोप्सी के लिए भेजा गया था उसकी रिपोर्ट सामने आती है और उसमें पता चलता है कि क्रिस्टीन के शरीर पर जो घाव थे और उसे जिस तरह से मारा गया था वो किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता था। उस सेकंड ऑटोप्सी में ये सामने आया कि क्रिस्टीन के इस मर्डर में कम से कम 3 लोग शामिल थे और इसी समय एट द सेम टाइम कई लोगों ने पुलिस को बताया कि मर्डर वाली रात उन्होंने क्रिस्टीन के साथ 3 लोगों को जाते हुए देखा था। तो पुलिस को इस केस को रीओपन करना पड़ता है। अब पुलिस ये मान चुकी थी कि इस मर्डर में जॉन का भी हाथ है, तो उन्हें बस उन लोगों को और ढूंढना था जिन्होंने जॉन के साथ मिलकर क्रिस्टीन की जान ली थी। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट था और वो ये कि क्या जॉन ने सच में क्रिस्टीन को मारा है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया था कि मर्डर के वक्त वो किलर ड्रग्स के नशे में चूर थे, मगर जब जॉन का ड्रग टेस्ट कराया गया तो उसकी रिपोर्ट्स निगेटिव थी, मतलब जॉन ड्रग्स नहीं लेता था। अब पुलिस पूरी तरह से कंफ्यूजन में थी कि ये केस कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे थे लोगों के बीच इस केस को लेकर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अब जब पुलिस को कुछ नहीं सूझ रहा था तभी इस केस में एक और ट्विस्ट आता है। एक आदमी जिसका नाम रिनेतो था वो सामने आता है और कहता है कि मैंने क्रिस्टीन का मर्डर किया है, और ये कहकर वो खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। असल में पुलिस ने रिनेतो को एक दूसरे केस में पकड़ा था, मगर जब उसे इंटेरोगेट किया जा रहा था तो उसने पुलिस से कहा कि उसे कुछ और भी बताना है, जिसके बाद उसने बताया कि वो ही क्रिस्टीन का कातिल है। पुलिस शॉक थी कि ये क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, इसके बाद रिनेतो उन्हें जो बताता है वो सुनकर वहाँ खड़े सभी पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। वो बताता है कि आज से ठीक 6 महीने पहले जब वो एक दिन फेसबुक चला रहा था तभी अचानक से उसके सामने एक लड़की की प्रोफाइल आती है, और जैसे ही वो उस लड़की की फोटो देखता है उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टीन ली सिलावन थी। रिनेतो जैसे जैसे क्रिस्टीन की प्रोफाइल को एक्सप्लोर करता है वो उसे उतनी ही ज्यादा पसंद आने लगती है, और अब रिनेतो भी ये चाहता था कि क्रिस्टीन भी उसे पसंद करे। तो वो सीजे डायस नाम से एक फेक फेसबुक आईडी बनाता है जिसपे वो एक 17 साल के टीनेज लड़के की एक फोटो लगाता है और क्रिस्टीन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है।
क्रिस्टीन, जिसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि उस प्रोफाइल के पीछे कौन है, वो रिनेटो की उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। इधर जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, रिनेटो उसे मैसेजेस भेजना शुरू करता है और फिर धीरे धीरे क्रिस्टीन भी उसके इन मैसेजेस के साथ कंफर्टेबल होने लगती है। इस तरह से लगभग 6 महीनों तक रिनेटो एक 17 साल का लड़का बनके क्रिस्टीन से बात करता है। इसी बीच तारीख आ जाती है 10 मार्च 2019 और दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलने का फैसला करते हैं। इस एक्साइटमेंट में कि वो अपने लवर से मिलने जा रही है, क्रिस्टीन सीजे डाइयास की बताई हुई जगह पर पहुंचती है, लेकिन जिस लड़के से वो मिलने वहां आई थी, जिससे वो इतने दिनों से बात कर रही थी, वो वहां पर नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर उसका इंतजार 43 साल का रिनेटो कर रहा था। जब रिनेटो उसे बताता है कि वो ही सीजे डाइयास है, तो क्रिस्टीन शॉक हो जाती है। वो समझ जाती है कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वो रिनेटो से बात करना बंद करके वहां से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही क्रिस्टीन वहां से निकलने की कोशिश करती है, रिनेटो उसे रोकता है और उसे अपने साथ फिजिकल होने को कहता है। क्रिस्टीन उसे मना करती है, लेकिन रिनेटो उसे बार बार इस चीज़ के लिए इंसिस्ट करने लगता है। रिनेटो के जोर डालने से बचने के लिए और उससे पीछा छुड़ाने के लिए क्रिस्टीन उसे बताती है कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है एंड शी इज़ नो लॉन्गर अ वर्जिन। रिनेटो जब क्रिस्टीन से मिलने गया था, तब वो ऑलरेडी ड्रग्स के नशे में था और जैसे ही उसने क्रिस्टीन के मुंह से ये सुना, वो तुरंत गुस्से से भर गया और उसने क्रिस्टीन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। क्रिस्टीन जैसे ही खुद को बचाने की कोशिश करती है, ड्रग्स के नशे में चूर रिनेटो एक एसिड से भरी बोतल निकालता है और उस एसिड को क्रिस्टीन के चेहरे पर डाल देता है। इसके बाद वो एक कैंची निकालता है और फिर वो उस कैंची से क्रिस्टीन के चेहरे की पूरी स्किन, जो कि पहले से ही उस एसिड से जल चुकी थी, वो उसकी स्किन को उस कैंची से काट काट कर उसके सिर से अलग कर देता है ताकि उसकी पहचान न हो सके। क्रिस्टीन के ऊपर रिनेटो की ये दरिंदगी यहीं पर नहीं रुकती। इसके बाद वो उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसी कैंची से क्रिस्टीन के पूरे शरीर पर 30 से भी ज्यादा बार वार करता है ताकि क्रिस्टीन अपना दम तोड़ दे। मगर अनफॉर्चुनेटली क्रिस्टीन में अभी भी जान बाकी थी, तो रिनेटो एक रस्सी उठाता है और फिर वो उस रस्सी को क्रिस्टीन के गले में बांधकर उसका गला घोट देता है, जिसके बाद बेचारी 16 साल की क्रिस्टीन अपना दम तोड़ देती है। पुलिस को रिनेटो के घर से वो सीजर बरामद होती है, जिसपे उन्हें 2 लोगों का डीएनए मिलता है, एक क्रिस्टीन का और एक रिनेटो का। जब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने हमें इस मर्डर के बारे में खुद क्यों बताया, क्या तुम्हें क्रिस्टीन को मारने का गिल्ट है, तब रिनेटो एक ऐसा जवाब देता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। रिनेटो बताता है कि उसे क्रिस्टीन को मारने का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है, बल्कि उसे इस बात का गिल्ट हो रहा था कि उसके किए गए मर्डर के लिए पुलिस किसी बेकसूर को गिरफ्तार कर रही थी, तो किसी बेकसूर को सज़ा ना हो, इसीलिए उसने सरेंडर किया। इसके बाद जब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने क्रिस्टीन का चेहरा इतनी बुरी तरह से क्यों डिस्ट्रॉय किया, इसके बदले में वो जवाब देता है कि ये सब उसने इंटरनेट पर चलने वाले द मोमो चैलेंज से इंस्पायर्ड होकर किया था। रिनेटो के पुलिस को कन्फेशन देने के बाद कोर्ट में उस पर मुकदमा चलाया जाता है और क्योंकि फिलीपींस में किसी भी क्राइम के लिए, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, डेथ पेनल्टी नहीं है, तो रिनेटो को उसी कानून के हिसाब से जेल में डाल दिया जाता है और ये केस हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। अब ये केस तो बंद हो गया था और पुलिस के मुताबिक सॉल्व भी, लेकिन इस केस में कई चीज़ें ऐसी थी जिनकी वजह से वहाँ की आम जनता ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि रिनेटो ही वो किलर है। एक 43 साल का आदमी कैसे किसी स्टूपिड मोमो चैलेंज में इंटरेस्टेड हो सकता है? इस तरह के कई सारे सवाल सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। उस सेकंड ऑटोप्सी रिपोर्ट में उस डॉक्टर ने क्लियरली ये मेंशन किया था कि इस मर्डर में कम से कम 3 लोग शामिल थे और कई आई विटनेसेस ने भी ये बताया था कि उन्होंने क्रिस्टीन को 3 लोगों के एक ग्रुप के साथ जाते हुए देखा था। तो वो तीनों कौन थे? इसके अलावा ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह भी मेंशन था कि क्रिस्टीन का शोषण हुआ है, लेकिन रिनेटो ने कभी भी अपने बयान में क्रिस्टीन का शोषण करने की बात नहीं कबूली थी। इसके अलावा उसके पास वो एसिड की बोतल कहाँ से आई, वो रोप कहाँ से आई, इसका भी पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी से पहली बार मिलने जाता है तो वो ये चीज़ें अपने साथ लेकर तो नहीं जाता। ये सारे सवाल जिनके कोई क्लियर जवाब नहीं थे, वो इस केस में एक डाउट क्रिएट कर रहे थे। इस केस के 1 साल बाद यानी 24 मई 2020 को एक न्यूज़ आती है जिसमें बताया जाता है कि रिनेटो ने जेल के अंदर सुसाइड कर ली, जो कि एक और सवाल खड़ा करती थी, क्योंकि इससे 1 महीने पहले ही रिनेटो ने कोर्ट से खुद के नॉट गिल्टी होने की अपील की थी। इस केस में कई लोगों का ये मानना था कि पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही थी और जब उन पर पब्लिक प्रेशर ज्यादा पड़ने लगा तो उन्होंने इस केस को क्लोज करने के लिए जबरदस्ती रिनेटो से वो कन्फेशन लिया।
वहीं कुछ लोगों का ये कहना था कि हो सकता है पुलिस ने उन कातिलों को पकड़ लिया हो, पर उनका बड़ा बैकग्राउंड होने की वजह से पुलिस ने झूठे गवाह बनाए और किसी दूसरे क्रिमिनल पर यह केस मढ़ दिया। एंड बिलीव मी गाइस, ये चीजें फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा होती हैं, जहाँ केस सॉल्व करने के लिए उन लोगों को अपराधी बना दिया जाता है जो निर्दोष होते हैं या जिन पर पुलिस का पहला शक जाता है। सो दैट्स इट गाइस, ये थी कहानी क्रिस्टीन ली सिलावन की। उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी तुम्हारा इस केस को लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।